हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, वनस्पति जगत। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको वनस्पति जगत का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और इसमें शैवाल को हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसकी बेसिक्स मैंने आपको बताई थी कि शैवाल मुख्यतः तीन कैटेगरी में, तीन क्लासेस में बांटे गए हैं: हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। वैसे एक पीला हरा शैवाल भी होता है जिसका एग्जाम्पल है वाउकेरिया, लेकिन वो अभी हमको इसमें नहीं पढ़ना है। तो अब हम इसमें पहला शैवाल पढ़ रहे हैं, हरे शैवाल, जिसको क्लोरोफाइसी में रखा जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जितने भी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं शैवाल से लेके एंजियोस्पर्म तक, उसमें जितने भी हरे पादप हैं उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं। क्योंकि सभी प्रकाश संश्लेषी पादप में क्लोरोफिल ए तो होता ही है ना, लेकिन क्लोरोफिल बी केवल हरे पादपों में होता है। मतलब हरे शैवालों में भी क्लोरोफिल बी है क्लोरोफिल ए के साथ। ठीक है, ठीक। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है। एक कोशी, कॉलोनी में अथवा तंतुमय हो सकते हैं। तो इसको मैंने इस फिगर में आपको पहले ही बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये वॉल्वॉक्स है, वो इस टाइप का रहता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास भी इस तरह का रहता है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास जो है अकेला रहता है एक कोशी, जबकि वॉल्वॉक्स ग्रुप में बना करके ये कॉलोनी में रहता है, जिसको सिनोबियम कहते हैं, है ना। तो ये एक कोशी शैवाल है। बहुकोशी हरे शैवाल में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। तो यहाँ पर यूलोथ्रिक्स का पिक्चर बना हुआ है। स्पायरोगायरा का भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। इस टाइप के इसके तंतु होते हैं। ठीक है, तो ये बहुकोशी होते हैं तंतु में। और जैसा मैंने बताया कि सभी प्रकाश संश्लेषी में क्लोरोफिल ए तो होता ही है, लेकिन हरे पादपों में क्लोरोफिल बी भी होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के प्रभावी होने के कारण से इनका रंग हरी घास की तरह होता है। ठीक है, हरा रंग इनमें होता है क्लोरोफिल ए और बी के कारण से। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ये तो आपको पता है कि जितने भी कलर हैं, मतलब पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल वगैरह, ये सभी क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होते हैं। ग्रेना में जो थाइलेकोइड होते हैं उनके अंदर होते हैं क्वांटोसोम। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैं पहले के चैप्टर्स में इनको पढ़ाया हूँ, इंग्लिश मीडियम में किया हुआ है, आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं सेल बायोलॉजी में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डिस्क या प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल, रिबन के आकार के हो सकते हैं। अब देखिए किसमें किसमें हो सकते हैं। डिस्क के आकार का, ये जितने भी बड़े पादप हैं उनमें सभी में डिस्क या प्लेट की तरह होते हैं। ठीक है, छोटे पादपों में, शैवालों में भी कुछ में ये डिस्क के आकार के हो सकते हैं। जालिकाकार यानी रेटिकुलेट, ये जो है जिग्निमा नाम का जो हरा शैवाल है। कप के आकार का ये रहता है क्लेमाइडोमोनास में। सर्पिल या रिबन के आकार का ये होता है स्पायरोगायरा में। ठीक है, और वैसे यूलोथ्रिक्स में होता है कॉलर के आकार का। ये गर्डिल है, कॉलर है, उसके आकार का। ठीक है, इसके क्लोरोप्लास्ट में एक विशेष संरचना होती है जिसे पायरेनॉइड कहते हैं। ठीक है, पायरेनॉइड एक्चुअली ये प्रोटीन का बना होता है और इसके चारों तरफ स्टार्च जो है इस तरह से लेयर्स में संग्रहित हो जाता है। मतलब स्टार्च को संग्रहित करने वाला ये संरचना होता है पायरेनॉइड, और ये स्पेशली शैवालों में पाए जाने वाली संरचना है। ठीक है, ये इसके ऊपर के जितने भी प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें जनरली नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ जो है पाया जाता है शैवालों में। पायरेनॉइड स्टार्च के बने होते हैं, मेनली तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन चारों तरफ स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भी भोजन संचित करते हैं। ठीक है, तेल बूंदक मतलब फैट, ऑयल के तौर पर स्टोर करते हैं। और स्टार्च, हरे शैवालों में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। देखिए जैसे कि ये सेल वॉल है। ठीक है, तो इसमें दो लेयर है। अंदर का लेयर जो है सेलुलोज की बनी है, बाहर का लेयर जो है ये पेक्टोज की बनी है। पेक्टोज के बने होने के कारण से ये जल के संपर्क में जब आती है या रहती है तो ये फूल करके म्यूसिलेज बना लेती है। ठीक है, जैसे म्यूकस होता है ना, हमारे खांसी में जो म्यूकस निकलता है या नाक से जो म्यूकस निकलता है, बस उस टाइप की संरचना ये बना लेती है। तो इससे क्या है कि वो गीली रहती है फिर एल्गी, और इसी कारण से चिकनी भी होती है। एल्गी आपको
काई वाले जगहों पे मिलता है जहाँ पर काई जमा रहता है, और काई में फिसल के गिरने का अनुभव लगभग हर किसी को आपको रहता है। तो जो चिकनापन रहता है वो उसके म्यूसिलेज के कारण से होता है, जो कोशिका भित्ति की बाहरी सतह में पेक्टोस का लेयर है उसके कारण से होता है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु के बनने से होता है। तो मैंने आपको बताया है कायिक जनन में विशेषकर कोशिका में या तंतु में विभाजन हो जाता है, टूट जाते हैं, तो कायिक प्रजनन है। और जो बीजाणु है, स्पोर है, ये अलैंगिक प्रजनन के लिए होता है। और अलैंगिक प्रजनन में जो स्पोर बनते हैं उसमें मेनली जो जू स्पोर बनता है वो गतिशील होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है, इसमें फ्लेजेला होते हैं और फ्लेजेला के कारण से ये गतिशील होते हैं। ठीक है, जूस्पोरेंजा में बनते हैं, चल बीजाणुधानी जूस्पोरेंजा में बनते हैं। ठीक है, कोई भी स्पोर जिस चेंबर में बनता है वो स्पोरेंजियम कहलाता है या स्पोरेंजा कहलाते हैं। स्पोरेंजियम एक, स्पोरेंजा बहुवचन है। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी, इनका मतलब मैंने आपको बताया है। जो एक जैसे दिखेंगे तो समयुग्मकी है, एक छोटा एक बड़ा, विषमयुग्मकी है, एक छोटा और दूसरा अगतिशील, ये विषमयुग्मकी है। तो कई प्रकार के इसमें आपको युग्मक बनते हुए दिखेंगे। इनके सदस्यों में क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, ये दोनों एक कोशिकी हैं। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा ये बहुकोशिकी हैं। केरा भी बहुकोशिकी है। ठीक है, तो इनके मैंने सबके एग्जाम्पल और पिक्चर्स आपको पिछले क्लास में भी और इस क्लास में भी दिखाया है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया ना अभी आपको। ठीक है, पिछले ये पिछला स्लाइड इसमें दिखाया है ना। तो आप सबको अच्छे से समझ गए हैं। अब है फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब है भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी और ब्राउन यानी भूरे शैवाल और लाल शैवाल, ये दोनों जो हैं विशेषकर समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पिछले पिक्चर में दिखाया था, ये भूरे शैवाल के एग्जाम्पल हैं, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, 3। और ये इतने बड़े बड़ी संरचनाएं बन जाती हैं कि समुद्र में काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाते हैं। इनको केल्प कहा जाता है। ये जो है आयोडीन और ब्रोमीन के अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें से बहुत सारे को लोग खाते भी हैं और जानवरों को खिलाते भी हैं। ठीक है, तो भूरे शैवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो हैं मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नताएँ होती हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं। सरल शाखित तंतुमय से लेकर के सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। यहाँ पर एक्टोकार्पस जो है ये सरल रहता है, शाखित रहता है। यहाँ पर मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिखाया है। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स वाले हैं तीनों। ठीक है, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा ये काफ़ी बड़े वाले हैं। ठीक है, ये देखिए केल्प, ये जो केल्प लिखा है उसी में आते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है, मतलब ये इतने लंबे एरिया में फैल सकते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, जो भी प्रकाश संश्लेषण करेंगे उसमें रहता ही है। इसके साथ क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथीन। ठीक है, यहाँ पर फ्यूकोजेंथीन ये लिखा है ना। फ्यूकोजेंथीन के कारण से ये ब्राउन कलर के होते हैं और क्लोरोफिल सी के कारण से। इसके अलावा कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूकोजेंथीन है ये कैरोटीनॉइड के अंतर्गत ही आते हैं एक्चुअली। और ज़ैंथोफिल पीले रंग का पिगमेंट है। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग के विभिन्न शेड तक हो सकते हैं, मतलब इनका कलर थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये शेड ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथीन की मात्रा पर निर्भर करता है। फ्यूकोजेंथीन इसमें पाया जाने वाला भूरा पिगमेंट है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया है। इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। देखिए, इनका जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लैमिनेरियन स्टार्च कहते हैं, लैमिनेरियन स्टार्च का ही एक रूप है। और साथ में इसमें मैनिटॉल होता है, और मैनिटॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मैनिटॉल इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यह भोजन लैमिनारिन अथवा मैनिटॉल के रूप में होता है ना। लैमिनारियन एक स्टार्च है। कायिक कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है।
जिसके बाहर की ओर एल्जीन का जिलेटिनी अस्तर होता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी दो लेयर हैं कोशिका भित्ति में, अंदर की तरफ सेलुलोज है और बाहर की तरफ जो है वो एल्जीन का लेयर है। और एल्जीन भी जल अवशोषित करके फूल जाता है और जिलेटिन जैसा हो जाता है, जिसके कारण से ये भी चिकना और फिसलन भरा हो जाता है। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है, लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। रसधानी का मतलब होता है वैक्यूल, ठीक है, जिसमें शेल शेप भरा होता है, उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है और कुछ और चीज़ें भी उसमें घुली होती हैं। पौधे प्रायः संलग्नक द्वारा अधः स्तर से जुड़ा रहता है। देखिए, संलग्नक का मतलब होता है होल्ड फास्ट, जो किसी सतह से उसको जोड़ने में मदद करता है, और जो सतह होता है उसे सबस्ट्राटम कहते हैं, जिसमें जुड़ा रहता है, या अधः स्तर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, जिसको अपन प्रपर्णक कहते हैं या फ्रॉन्ड कहते हैं। पत्ती नुमा संरचना, मैंने पहले ही बताया है इसको कि पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं। इसमें भी कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। ये तो सभी एल्गी में यही है, विखंडन विधि। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले दो फ्लैजेला युक्त जूस्पोर द्वारा होते हैं। जूस्पोर के बारे में काफ़ी बारे में बता चुका हूं मैं, काफ़ी बार, है ना। इसके फ्लैजेला असमान होते हैं, वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इसका जूस्पोर होता है, इसमें साइड में एक बड़ा और एक छोटा फ्लैजेला लगा होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। लैंगिक जनन भी इसमें समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी, ये तीनों अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, तीनों का क्या मतलब है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी विषम युग्मकी स्पीसीज की प्रजाति में हो सकता है, क्योंकि विषम युग्मकी में जो मादा है वो अगतिशील है, इसलिए वो जहाँ पर है अंडधानी, इसी को अंडप कहते हैं, अंडधानी में रहती है, वहीं पर मेल गैमीट नर युग्मक पहुँचता है और उसको निषेचित करता है। युग्मक पायरीफॉर्म मतलब नाशपाती के आकार का, ठीक है, नाशपाती के आकार का युग्मक नर युग्मक होता है। और इसके पार्श्व में दो फ्लैजेला होते हैं, साइड में होते हैं दो फ्लैजेला, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, इसके सामान्य सदस्य में एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लैमिनेरिया, सार्गेशम, फ्यूकस हैं। ये चित्र में मैंने आपको पहले ही कई बार दिखा दिया है। अब है रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। ये भी मुख्यतः समुद्र में ही रहते हैं, दूसरे स्वच्छ जल में इनके जो सदस्य हैं वो लगभग नहीं पाए जाते हैं। इनका सदस्य हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इससे हमको एगेरोस जेल, जिसको अपन अगार अगार कहते हैं, वो हमको मिलता है। इससे जेल बनाते हैं, मैंने बताया था पाउडर टाइप का होता है, उसको घोल देते हैं पानी में, गर्म पानी में, ठंडा होने पे वो जेल बन जाता है। उसका प्रयोग आप जीवाणु वगैरह में या फंगस वगैरह के संवर्धन के लिए, ग्रोथ कराने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लाल शैवाल है ये। इसका लालपन जो होता है फाइको एरिथ्रीन पिगमेंट के कारण से होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल डी इसमें होता है, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी और साथ में फाइको एरिथ्रीन। समुद्र में पाए जाते हैं मुख्यतः। इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इनको थोड़े से ज़्यादा गर्म पानी की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। देखिए, एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये समुद्र है, बहुत गहराई तक, नीचे तक, जो सनलाइट है वो इसमें पड़ रहा है, तो सनलाइट कितना दूर पहुँचेगा? जनरली जो सन का जो हमारा दृश्य प्रकाश है वो समुद्र में कुछ मीटर तक नीचे जाएगा, मान लो 10, 20, 50, 100 मीटर तक नीचे जाएगा। तो यहाँ तक जो पौधे रहते हैं वो दृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इसमें ज़्यादा ताकत होती है इस रे में, पराबैंगनी किरणों में। तो ये समुद्र की ज़्यादा गहराई तक पहुँचते हैं, जहाँ तक दृश्य प्रकाश नहीं पहुँचता। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको अंधेरा दिखेगा, लेकिन सूर्य का अल्ट्रावायलेट प्रकाश यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लाल शैवाल पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाल शैवाल की विशेषता है
कि वो अल्ट्रावायलेट किरणों में भी, पराबैंगनी किरणों में भी अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। ऐसा जनरली किसी और जीव में, किसी और पादप में ये विशेषता नहीं होती कि वो पराबैंगनी किरणों में अपना प्रकाश संश्लेषण कर सके। ये विशेषता जनरली नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशीय होती है। इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल हो जाती है। ठीक है, इसमें भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। आप ध्यान रखेंगे, भूरे शैवाल में हमने पढ़ा लेमिनेरियन स्टार्च, यहाँ पर हमने पढ़ा फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, इस स्टार्च की संरचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होता है। देखो, एमाइलो प्रोटीन ये शाखित प्रोटीन है और ग्लाइकोजन भी एक शाखित कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, तो इसकी संरचना इनके जैसा होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है और अलैंगिक जनन में जूस्पोर नहीं बनते हैं। विशेष बात ध्यान रखिए आप लोग, लाल शैवाल में पूरे जीवन चक्र में कभी भी गतिशील वाली कोई संरचना नहीं बनती है। ठीक है, इसमें जितनी भी संरचनाएं बनती हैं वो सभी अगतिशील होते हैं। ठीक है, और इसलिए अलैंगिक प्रजनन के समय भी इसमें जूस्पोर नहीं बनते हैं, क्योंकि जूस्पोर भी गतिशील होता है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, तो जूस्पोर यहाँ पर देखिए नहीं बनता है और अचल स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। लैंगिक जनन भी अचल युग्मकों द्वारा होता है, मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, और ये विषम युग्मक ही होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन दोनों अगतिशील होते हैं। और इसके पश्चात निषेचोत्तर विकास होता है, निषेचन के बाद इसमें विकास होगा। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम, जिगोटिनिया, ये सब इसके सदस्य हैं लाल शैवाल के। ठीक है, तो लाल शैवाल मुख्यतः हमारे लिए एगेरोस जेल या अगार जेल देने में मदद करता है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा आर्थिक महत्व का है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो पोरफायरा है इसको खाया भी जाता है। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा। ठीक, अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने इस पे ज़्यादा स्टडी किया था और उन्हीं के नाम पे ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोन पे ब्रायो और फाइटा मतलब पादप, तो ब्रायोफाइटा नाम साइंटिस्ट के नाम के आधार पे दिया गया है। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है ये शैवाल से थोड़ी सी बड़ी संरचनाएं हैं। शैवाल की कोशिकाएं या जो थ्रेड हैं वो नेकेड आई से ठीक से नहीं दिखेंगे, आपको लेंस लेके देखना पड़ेगा, लेकिन ब्रायोफाइटा थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपको नेकेड आई से दिख सकते हैं। आपका जो पेन होता है उसका जो निब होता है, निब, डॉट पेन का निब, उसके आधे साइज के बराबर इनका साइज कम से कम हो जाता है, इसलिए ये आपको नेकेड आई से दिखाई देते हैं। इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं, एक गैमेटोफाइट अवस्था और एक स्पोरोफाइट अवस्था। आप जरा ध्यान से समझिए, गैमेटोफाइट मतलब युग्मोद्भिद, जो गैमीट या युग्मक पैदा करता है वो गैमेटोफाइट होता है, और जो स्पोर यानी बीजाणु पैदा करता है वो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद होता है। दोनों में एक अंतर ये है कि जो युग्मोद्भिद अवस्था है गैमेटोफाइट, जो गैमीट प्रोड्यूस करता है, युग्मक पैदा करता है, वो गैमेटोफाइट अपने आप में अगुणित होता है, हेप्लॉइड होता है, और हेप्लॉइड अवस्था में उसको युग्मक पैदा करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो जो युग्मक हैं वो आपस में संलयित होते हैं, निषेचित होते हैं, और उससे जाइगोट या युग्मनज बनता है। ठीक है, लेकिन जो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद अवस्था है, ठीक है, वो अपने आप में द्विगुणित अवस्था है, अपने आप में डिप्लॉयड अवस्था है, और जब वो बीजाणु या स्पोर पैदा करता है उस दौरान वो वहाँ पर मियोसिस करता है, अर्धसूत्र विभाजन करता है। तो अर्धसूत्र विभाजन द्वारा जो बीजाणु पैदा होते हैं वो अगुणित या हेप्लॉइड होते हैं, उन्हीं बीजाणुओं से युग्मोद्भिद बनते हैं, इसलिए युग्मोद्भिद भी अगुणित रह जाते हैं, क्योंकि अगुणित बीजाणु से बनते हैं तो अगुणित युग्मोद्भिद बनते हैं। ठीक है, तो युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की जो अवस्था है वो एक के बाद एक अल्टरनेट आता है।
इसको अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब बात यह है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन चारों में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अवस्थाएं आती हैं। युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं जीवन में आती हैं, लेकिन अंतर यह है कि इसमें जो ब्रायोफाइटा है उसके जीवन की मुख्य अवस्था, जो ये आप फोटो देख रहे हो, ये जो पादप हैं इनकी मुख्य अवस्था होती है युग्मोद्भिद, और बीजाणुद्भिद इनके छोटी अवस्था है, इन पे डिपेंडेंट अवस्था है। ब्रायोफाइटा में युग्मोद्भिद मुख्य अवस्था, बीजाणुद्भिद छोटी अवस्था। लेकिन जैसे ही ब्रायोफाइटा से ऊपर जाते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाते हैं, उनमें बीजाणुद्भिद मुख्य अवस्था हो जाती है और युग्मोद्भिद उनमें छोटी होती चली जाती है। ध्यान से देखिए, यहां पर एक दो संरचनाएं मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप ये वाली संरचना देखिए, ये जो फोटो है ये ब्रायोफाइटा का एक सदस्य है जिसको हम मॉस कहते हैं। मॉस आप सुने होंगे जरूर, मॉस या फ्यूनेरिया की संरचना है। आप इसको देखिए, इसमें इतनी जो अवस्था है ये मुख्य पादप है, और ये ये मुख्य पादप युग्मोद्भिद है। इसमें जब निषेचन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है उससे बीजाणुद्भिद बनता है, और ये बीजाणुद्भिद ये वाली अवस्था है। ये देखिए, ये बीजाणुद्भिद है। फिर से बता रहा हूं, पादप जो है ये मुख्यतः युग्मोद्भिद है, ठीक, और इसके ऊपर बीजाणुद्भिद निर्भर करता है, छोटी अवस्था है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता रहा हूं, समझिए। देखिए, आप इसी में बहुत अच्छे समझ पाएंगे। ये जो पादप है फ्यूनेरिया या मॉस, इसको मैं यहां पर बाजू में एक और फोटो बना रहा हूं। एक्चुअली इसमें एक पादप में दो ब्रांच होते हैं, ये दो ब्रांच, ठीक, छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं इनमें लगी होती हैं, जैसे इसमें दिख रही है, देखिए पत्ती नुमा संरचनाएं ऐसी लगी हुई हैं, कोई बात नहीं, ठीक। हालांकि ये ट्रू रूट स्टेम लीफ इनमें नहीं होते हैं, क्योंकि रूट स्टेम लीफ बनने के लिए पादप को बीजाणुद्भिद पादप होना चाहिए, तब हम उसे रूट स्टेम लीफ मानते हैं ट्रूली, ठीक है। लेकिन ये पादप, जैसा मैंने आपको बताया, ये युग्मोद्भिद अवस्था में है, बीजाणुद्भिद अवस्था में नहीं है। इसलिए इसमें जो रूट स्टेम लीफ जैसी संरचनाएं दिख रही हैं वो जैसी तो हैं, लेकिन एक्चुअली वो रूट स्टेम लीफ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इसमें दो शाखाएं हैं, एक है मादा की शाखा और एक है नर की शाखा, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, इसका जो नर शाखा है, दो, ये युग्मोद्भिद है, पता है ना। नर शाखा में ऐसा करके गधे के आकार का एक संरचना बनता है, छोटा सा, इसको हम कहते हैं एंथेरिडियम। क्या कहते हैं? एंथेरिडियम, पुंधानी, हिंदी में पुंधानी, ठीक। और इसके अंदर ऐसा करके हंसिया के आकार का ये स्पर्म जैसी एक संरचना बनती है, इसको हम कहते हैं एंथीरोजॉइड। ये स्पर्म जैसा चीज है, एंथीरोजॉइड, पुमंग, सॉरी ये है नर युग्मक, ठीक है, एंथीरोजॉइड, ठीक। तो नर शाखा में एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड। मादा की शाखा में ऐसा करके, ये ऐसा करके बनती है आर्कीगोनियम। क्या बनती है? आर्कीगोनियम, ठीक है, स्त्रीधानी टाइप की चीज। और आर्कीगोनियम के अंदर बनती है एग, यानी अंडाणु, एग बनती है। ये मादा शाखा के अंदर है, ये नर शाखा में है। अब क्या हुआ कि ये जो एंथीरोजॉइड है इससे निकल जाता है और पानी में तैर करके
इसके पास पहुंचता है, मादा शाखा में जो आर्किगोनियम है इसके पास पहुंचता है, इसके अंदर जाकर के इसको निषेचित कर देता है। ये जो शाखा यहां पर जो दिख रही है ये मादा शाखा है, इसमें यही संरचना बनी हुई थी और ये निषेचित होकर अंडाणु जो निषेचित हुई उससे जाइगोट बनी, मतलब युग्मनज। ठीक, अब ये डिप्लॉयड हो गई क्योंकि अंडाणु पहले हेप्लॉयड थी, ये शुक्राणु जैसे एंथेरोजॉइड ये भी हेप्लॉयड था, दोनों के निषेचन से डिप्लॉयड अंडाणु बना। अब ये डिप्लॉयड जो बना जाइगोट मतलब युग्मनज, ये जाइगोट वृद्धि करके स्पोरोफाइट को बनाती है, बीजाणुद्भिद को बनाती है, क्योंकि मुख्य पादप ये हमने देखा था युग्मोद्भिद था, इसमें युग्मक बने थे। अब निषेचन के बाद ये बीजाणुद्भिद बनाया और बीजाणुद्भिद यहीं पर इसी शाखा में डेवलप करेगा और डेवलप करके ये बना बीजाणुद्भिद। समझ रहे हैं, ये बीजाणुद्भिद बन गया इसी जाइगोट से। इसमें 3 भाग होते हैं, एक नीचे में जो जुड़ा वाला भाग है ये फुट कहलाता है, बीच वाला भाग सिटा कहलाता है और ऊपर वाला भाग कैप्सूल कहलाता है। समझ रहे हैं, फुट सिटा कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, इनमें मियोसिस होता है तो बीजाणु बनते हैं, मियोसिस होने से बीजाणु बनते हैं। ठीक, ये देखिए बीजाणु इसी कैप्सूल के अंदर बनते हैं। तो चूंकि ये बीजाणु बनाया इसलिए ये बीजाणुद्भिद हुआ, ये अपने आप में द्विगुणित अवस्था में है, इसलिए इसको अर्धसूत्र विभाजन करना पड़ा और अर्धसूत्र विभाजन करा के ये अगुणित बीजाणु बनाया। और ये बीजाणु यहाँ से निकल के जमीन में पड़ेंगे तो ये अंकुरित होकर ऐसी संरचना बनाएंगे, यानी कि युग्मोद्भिद संरचना बनाएंगे। तो चूंकि बीजाणु अगुणित होते हैं तो इनके अंकुरण से जो पौधा बनेगा वो अपने आप में अगुणित बनेगा, इसलिए ये युग्मोद्भिद अगुणित होती है। फिर से बता रहा हूँ, ये पादप अपने आप में अगुणित है, 2 शाखाएं बनी, नर शाखा मादा शाखा। नर शाखा में एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजॉइड बना यानी नर युग्मक, इसलिए युग्मोद्भिद है। मादा शाखा में आर्किगोनियम के अंदर मादा युग्मक, दोनों का निषेचन हुआ तो जाइगोट बना, इसी जाइगोट से बीजाणुद्भिद बना और ये बीजाणुद्भिद यहाँ पर है। इसमें फूट सिटा कैप्सूल 3 भाग है। कैप्सूल के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो आपस में द्विगुणित हैं ये अगुणित हो जाते हैं और मियोसिस द्वारा होते हैं, जिससे बीजाणु बनते हैं और बीजाणु के अंकुरण से फिर से युग्मोद्भिद पादप बन जाता है। तो इस तरह से इनके जीवन में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद। युग्मोद्भिद अगुणित होते हैं और बिना मियोसिस के अगुणित युग्मक पैदा करते हैं, उनके निषेचन से द्विगुणित बीजाणुद्भिद बनता है और उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। बीजाणु से युग्मोद्भिद, युग्मोद्भिद से बीजाणुद्भिद, उससे फिर युग्मोद्भिद, ऐसा लाइन से चलते रहता है एक के बाद एक। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा भी छायादार नम स्थानों में रहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि नर युग्मक जो एंथेरोजॉइड है वो पानी में तैर करके मादा युग्मक के पास पहुंचता है, तो इनको पानी की आवश्यकता तो होती ही है। इसीलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जीवन पानी के बाहर चलता तो है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए इनको पानी में जाना ही पड़ता है, इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके जीवन में, मतलब ब्रायोफाइटा में 2 प्रकार के पादप आपको मिलेंगे। एक ऐसे पादप जो पूरी तरह से शुकाए होते हैं, पूरी तरह से थैलस होते हैं, मतलब उनमें जड़ तना पत्ती बिल्कुल भी नहीं होता है, और दूसरे जिसमें थोड़े थोड़े जड़ तना पत्ती जैसे बन जाते हैं। ये अलग बात है कि वो सत्य रूप से जड़ तना पत्ती नहीं होते, क्योंकि युग्मोद्भिद में हम उनको जड़ तना पत्ती मानते नहीं हैं, हम उसको बीजाणुद्भिद रहेगा तब जड़ तना पत्ती मानते। लेकिन बीजाणुद्भिद आप देख सकते हैं, इसमें तो जड़ तना पत्ती बनी नहीं है। युग्मोद्भिद में थोड़ा जड़ तना पत्ती जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये भी सत्य जड़ तना पत्ती नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था 2 प्रकार के पादप, एक ये वाले पादप आप देख रहे हैं जिसमें जड़ तना पत्ती दिख ही नहीं रहा है, और दूसरा ये वाले पादप जिसमें जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। तो 2 प्रकार के पादप मिलते हैं। ठीक है,
तो पहले पादप में जिसमें जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं है, ये संरचनाएं हैं, इनको अपन लीवर वर्ड्स कहते हैं, लीवर वर्ड्स। अब इनका मतलब समझिए, आपने लीवर की संरचना पढ़ी होगी, उसमें छोटे छोटे लोब्स, 2 लोब्स में बटे होते, छोटे नहीं बड़े बड़े 2 लोब्स में बटे होते हैं। दूसरे एनिमल्स में तो और ज़्यादा लोब्स होते हैं, 4-5 तक लोब्स होते हैं, जैसे कि रैबिट वगैरह में देखेंगे तो, है ना। हमारे में 2 लोब हैं। तो वैसे ही इनमें भी देखिए, ये ऐसे ऐसे 2 भागों में 3 भागों में ऐसे बटे हुए हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटी संरचनाएं हैं पादप, ये छोटे छोटे पादप हैं, बड़े पादप नहीं हैं। और जमीन में ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं, ऐसे रखे हुए हैं। नीचे वाला भाग डॉर्सल साइड, और इसमें राइजोइड्स निकले होते हैं जो जमीन में अटैच करने में मदद करते हैं, जड़ जैसी संरचनाएं, ठीक है। 1 कोशी होते हैं और ऐसी संरचनाएं होती हैं। इसमें 3-4 लेयर के और ज़्यादा 4-5 लेयर के कोशिकाएं होती हैं। ऊपर में प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं और नीचे में संग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और इसी में देखिए आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर लिखा है, मतलब इसमें आर्किगोनियम बन रही है और एंथ्रीडियम बन रही है। अभी कुछ देर पहले बताया था ना, ये एंथ्रीडियम जिसके अंदर एंथेरोजोइड, इस वाले पादप में बताया था, वैसे इन लोगों में भी बनती है लगभग वैसे ही। तो देखिए नर शाखा जिसमें ये एंथ्रीडियम बनेगा और इसमें मादा शाखा में आर्किगोनियम बनेगी। एक बात ध्यान रखिए कि पादप के जिस शाखा में जो संरचना बनती है उस शाखा को अपन फोर या धर कहते हैं हिंदी में। जैसे मैं आपको कहूं एंथ्रीडियोफोर ऐसा मैं कह दूंगा, या हिंदी में इसको कहते हैं पुंधानी धर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पुंधानी है, ठीक है। ऐसी शाखा जिसमें पुंधानी लगी हुई है, या ऐसी ब्रांच जिसमें एंथ्रीडियम लगी हुई है। फोर या धर का मतलब वो शाखा है जिसमें वो चीज लगी हुई है। मतलब एंथ्रीडियोफोर कह दिया मतलब इसमें एंथ्रीडियम लगी है, मतलब पुंधानी धर कह देने से इसमें पुंधानी लगी हुई है, मतलब शाखा का नाम है, पादप की शाखा, ठीक है। एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, है ना, या स्पोरेंजियोफोर, ऐसे नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको अगले क्लास में हम पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ताकि हम ब्रायोफाइटा को एक क्लास में ठीक से पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और आप पढ़ते रहिए, आगे पीछे की वीडियोस भी आप ज़रूर देख लें, जैसा मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।